AVP 24 न्यूज पर वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। भारत के रक्षा उद्योग को और बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए रक्षा मंत्री ने अगली पीढ़ी के कॉर्वेट, हाईवे अग्रिम चेतावनी प्रणाली, टैंक इंजन और रेडार जैसे 108 सैन्य हथियारों और प्रणालियों के आयात पर प्रतिबंध लगाने को मंजूरी दी है। बैन के बाद अब इन सारी चीजों का उत्पादन भारत में किया जाएगा। पिछले साल रक्षा आयात के लिए जारी पहली नकारात्मक सूची में 101 वस्तुएं शामिल थीं। अधिकारियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार दूसरी नकारात्मक सूची में शामिल 108 वस्तुओं के आयात पर दिसंबर 2021 से दिसंबर 2025 तक प्रतिबंध रहेगा। रक्षा मंत्रालय ने दूसरी सूची सार्वजनिक क्षेत्र और निजी रक्षा विनिर्माण उद्योगों के साथ कई बार विचार विमर्श करने के बाद तैयार की है। रक्षा आयात के लिए नकारात्मक वस्तुओं की पहली सूची में आर्टिलरी गन, असॉल्ट राइफलें, लड़ाकू जलपोत, सोनार प्रणाली आदि कुछ उच्च प्रौद्योगिकी हथियार प्रणालियां शामिल हैं। रक्षा मंत्रालय ने कहा, आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रधानमंत्री के आह्वान पर और घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य मामलों के विभाग द्वारा 108 वस्तुओं की दूसरी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची को अधिसूचित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कोरोना वायरस के मामलों में कमी के साथ ही कई राज्यों में अनलॉक प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। महामारी की चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन लगाया गया था, मगर दूसरी लहर के धीमे पड़ने के साथ ही अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए राज्यों द्वारा ढील देने का सिलसिला शुरू हो गया है। दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश, हरियाणा आदि राज्यों में कोरोना के मामलों में काफी तेजी से कमी आई है। राज्य में मामलों की कमी को देखते हुए सरकारों ने छूट देने का फैसला लिया है। इन राज्यों में आज यानी 1 जून से पाबंदियों में ढील दी जा रही है। वहीं कुछ राज्यों में सावधानी बरतते हुए अभी भी लॉकडाउन लागू है। राजधानी दिल्ली में अनलॉक प्रक्रिया 31 मई से ही शुरू हो गई, जबकि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि में 1 जून से लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हटाई जा रही हैं। मध्य प्रदेश सरकार निर्देश देते हुए कहा, 1 जून से सरकारी कार्यालय 100% अधिकारियों एवं 50% कर्मचारियों के साथ संचालित किए जाएंगे। इसके साथ ही मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग के एक अधिकारी के अनुसार राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार 1 जून 2021 से सभी शासकीय कार्यालयों में 100% अधिकारी उपस्थित रहेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड संक्रमण के चलते राज्य में लागू कर्फ्यू में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक की ढील दी है और अब शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी। हालांकि रविवार तक 600 से अधिक सक्रिय मामले वाले 20 जिलों को यह सुविधा नहीं दी जाएगी। एलोपैथी चिकित्सा को लेकर बाबा रामदेव के साथ डॉक्टरों का विवाद दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि आज बाबा रामदेव के खिलाफ देश भर में डॉक्टरों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। कोरोना महामारी के संकट के मध्य में एलोपैथ और आयुर्वेद चिकित्सा को लेकर हो रहे विवाद ने सरकारों की चिंता बढ़ा दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने हाल ही में बाबा रामदेव को पत्र लिख बयान वापस लेने की मांग की थी, लेकिन उसके बाद भी यह विवाद नहीं थमा, जिसके चलते अब न सिर्फ निजी बल्कि सरकारी अस्पतालों में कार्यरत रेजिडेंट डॉक्टरों ने भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का ऐलान किया है। सोमवार को फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और फेमा सहित कई चिकित्सीय संगठनों ने बाबा रामदेव के खिलाफ प्रदर्शन करने की घोषणा की थी। इसके साथ ही इस प्रदर्शन में कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, MP और राजस्थान तक सरकारी अस्पतालों में कार्यरत रेजिडेंट डॉक्टरों के हिस्सा लेने का भी ऐलान हुआ था। चिकित्सीय संगठनों के अनुसार महामारी के बीच मरीजों की जान बचाना उनके लिए पहली प्राथमिकता है, इसलिए चिकित्सीय व्यवस्था में कोई बाधा न आते हुए वे सभी काली पट्टी बांधकर बाबा रामदेव के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और अगर जल्द ही सरकार ने बाबा रामदेव के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की तो विरोध प्रदर्शन को और भी अधिक आक्रामक बनाने का ऐलान किया गया है। जबरदस्त गर्मी से परेशान दिल्ली वासियों का बीती रात बारिश होने से काफी हद तक राहत प्राप्त हुई। NCR में अचानक हुई बारिश से मौसम में बदलाव देखा गया है।
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार राजधानी में 2 से 3 जून को आसमानों में बादलों के पहरे के बीच बूंदाबांदी हो सकती है। पंजाब और इससे सटे पाकिस्तान के कुछ हिस्सों पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके प्रभाव से देश के कई राज्यों में मौसम बदला हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही कई राज्यों में तेज हवा के साथ बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक 1 जून को विदर्भ क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर बिजली, ओलावृष्टि और तेज हवाओं करीब 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के साथ बौछारें पड़ने की आशंका है। पूर्वी और राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में अलग अलग स्थानों पर बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ओडिशा, कोंकण और मणिपुर, तेलंगाना, आंतरिक कर्नाटक, गोवा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के अलग अलग स्थानों में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कोरोना महामारी को देखते हुए सरकारों द्वारा सावधानी बरती जा रही है। महाराष्ट्र भी संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन का सिलसिला कायम रखे हुए है, मगर क्या ये पाबंदियां सिर्फ आम लोगों के लिए ही हैं? क्या नेता, विधायक, एमएलए इनका पालन करना जरूरी नहीं समझते? संक्रमण के खतरे को देखते हुए भी पुणे में भाजपा विधायक महेश लांडगे के साथ 60 लोगों के खिलाफ लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगा है। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र में पाबंदियों का सिलसिला बना हुआ है, मगर इसके बाद भी लॉकडाउन के बावजूद कई जगह पर लोग नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। महाराष्ट्र पुलिस ने पुणे में एक शादी में शामिल हुए भाजपा विधायक महेश लांगले समेत 60 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये लोग शादी में लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस प्रकार से लोग सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और ना ही किसी ने मास्क लगाया हुआ है। कोरोना महामारी लहर का असर अब जैसे जैसे कम हो रहा है, तो वहीं अब ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसका प्रकोप देश के 26 राज्यों में देखा जा रहा है। इसके इलाज में दवा की कमी के चलते रुकावट आ रही है। ब्लैक फंगस के मरीजों के इलाज के लिए केंद्र सरकार ने एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की 30,100 वायल वितरित की हैं, मगर ये आवंटन कुल मांग का 10% भी नहीं है, जिसके चलते खतरा बढ़ रहा है। इसको कई राज्यों में महामारी भी घोषित कर दिया गया है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डी.वी. सदानंद गौड़ा के अनुसार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कुल 30,100 एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की एक खेप दी गई है। देश में अभी करीब 20,000 मरीज उपचाराधीन हैं, जिनके लिए हर दिन 30,000 वायल चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने बताया, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार, लद्दाख, दादरा नागर हवेली, लक्षद्वीप, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम और नागालैंड को छोड़कर बाकी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फंगस के मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं। देश में अभी 1 लाख इंजेक्शन की उत्पादन क्षमता है। इसे और बढ़ाया जा रहा है ताकि ब्लैक फंगस से पूरी ताकत से लड़ा जा सके। कोरोना महामारी की दूसरी लहर अब कमजोर पड़ने लगी है। प्रतिदिन नए मामलों में गिरावट के साथ मरने वालों की संख्या में कमी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,27,510 मामले सामने आने के साथ ही 2,795 लोगों ने इस महामारी से अपनी जान गंवाई है। अब तक इस महामारी से 2,81,75,044 लोग ग्रस्त हो चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 2,55,287 लोगों ने इस महामारी को मात देकर सुरक्षित अपने घर लौटे हैं। महामारी के आंकड़ों में कमी के साथ देश के कई राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, जिसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्य शामिल हैं। ये राज्य आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं। इस समय भारत में सक्रिय मामलों की संख्या 18,95,520 है। टीकाकरण अभियान के तहत 21,60,46,638 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। कोरोना वायरस के कुल 34,67,92,257 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 19,25,374 सैंपल कल टेस्ट किए गए। भारत के विदेश मंत्री आज से शुरू हो रही ब्रिक्स बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में चीन के विदेश मंत्री
वांग यी भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की जाएगी। इनके अलावा इस बैठक में रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव, ब्राजील के विदेश मंत्री कार्लोस फ्रांको फ्रांका, दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री ग्रेस नालेदी पेंडोर भी भाग लेंगे और ये बैठक बेहद खास होने वाली है क्योंकि इस बैठक में भारत का रुख काफी दिलचस्प होगा। इतना ही नहीं, ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब भारत समेत दुनिया के लगभग सभी देश कोविड महामारी से जूझ रहे हैं। ब्रिक्स संगठन में भारत के अलावा ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल होंगे। कोविड महामारी के बीच होने वाली इस बैठक में भारत की प्राथमिकता महामारी पर देश और दुनिया में पूरी तरह से नियंत्रण पाना है। भारत उन देशों में शामिल रहा है जिसने वैक्सीन समेत अन्य चिकित्सीय सामग्री जरूरतमंद देशों को उपलब्ध करवाई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की ये बैठक इसलिए भी खास हो गई है क्योंकि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर अब तक संशय बरकरार है। ऐसे में बैठक में दोनों देशों की उपस्थिति और बयान काफी दिलचस्प होने वाला है। भारत में कोरोना संक्रमण के प्राप्त हुए म्यूटेंट को पहली बार B.1.612 वेरिएंट को नाम दिया गया है। WHO ने कहा B.1.617.2 डेल्टा के नाम से जाना जाएगा, जबकि यहां मिले एक अन्य वेरिएंट B.1.617.7 को कप्पा नाम दिया गया है। पूरी दुनिया में तबाही मचा रही महामारी को अब WHO ने नाम देना शुरू कर दिया है। ये नाम विभिन्न देशों के अनुसार उनके म्यूटेंट को दिए गए हैं। कोरोना के इन म्यूटेंट की पहचान सबसे पहले अक्टूबर 2020 भारत में हुई थी। WHO ने ग्रीक अल्फाबेट्स के आधार पर दुनिया के दूसरे देशों से मिले वेरिएंट्स का भी नामकरण किया है। यह फैसला ऐसे समय पर आया जब कोरोना के अलग अलग वेरिएंट को देशों के नाम के साथ जोड़ने को लेकर विवाद हो रहा था। B.1.617.2 को इंडियन वेरिएंट कहे जाने पर भारत सरकार ने कड़ी आपत्ति जाहिर की थी। वहीं दक्षिण अफ्रीका में मिले B.1.351 को बीटा नाम मिला है। नवंबर 2020 में सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में पाए गए P.1 वेरिएंट को अब गामा नाम से जाना जाएगा। मार्च 2020 में अमेरिका में मिले वेरिएंट B.1.427/B.1.429 को एप्लिसन, अप्रैल 2020 में ब्राजील में मिले P.2 को जीटा, कई देशों में मिले B.1.525 वेरिएंट को ईटा, फिलीपींस में मिले P.3 को थीटा नाम दिया गया है। नवंबर 2020 में अमेरिका में मिले B.1.526 को लोटा नाम दिया गया है। चीनी प्रयोगशाला से कोरोना वायरस के फैलने की खुफिया रिपोर्ट के बीच अमेरिकी अधिकारियों ने बड़ी चेतावनी देते हुए कहा, अगर हमने कोरोना की उत्पत्ति का पूरी तरह पता नहीं लगाया तो दुनिया को भविष्य में कोविड-26 और कोविड-32 जैसी महामारी के लिए तैयार रहना होगा। महामारी की उत्पत्ति को लेकर सवालों की बौछार अभी भी जारी है। विश्व के नेताओं और विशेषज्ञों के मन में वायरस की उत्पत्ति को लेकर कई प्रश्न हैं और शक की सुई चीन पर ही है। ऐसे में अमेरिका के अधिकारियों के अनुसार चीन पर वायरस उत्पत्ति की जांच के लिए ज्यादा पारदर्शिता दिखाने का दबाव बनाना आवश्यक होगा। जानवरों से कोरोना वायरस की थ्योरी वैश्विक स्तर पर लोगों को संतुष्ट करने में नाकाम रही है, लिहाजा उस पर वायरस उत्पत्ति की जांच के लिए ज्यादा पारदर्शिता दिखाने का दबाव बनाना होगा। चीन के वुहान सी फूड मार्केट में वायरस मिलने से करीब 1.5 साल बाद भी इसकी सही उत्पत्ति का पता नहीं चल पा रहा है और ये बात हर किसी को खटक रही है। टेक्सास के चिल्ड्रंस हॉस्पिटल सेंटर फॉर डेवलपमेंट के सह निदेशक और बेलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन के पीटर होट्स ने कहा, हमें कोरोना की उत्पत्ति को ठीक ढंग से समझना जरूरी है। इसका जवाब पाने के लिए दुनिया को नई खोजबीन करनी होगी। हमने वायरस को लेकर गहन पड़ताल की है, लेकिन इंसानों में प्रवेश से पहले किस जानवर में यह पहुंचा, इसका सबूत अभी तक नहीं मिला है।